नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सुनिए। और इससे पहले मैं आपको अगला भाग सुनाऊं तो उनके बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है, उनके कुछ एक पैराग्राफ में पढ़कर सुना देता हूं कि उनके बारे में क्या कहा है। कह रहे, रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये अखिलेश जी के शब्द हैं। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। और इस वाक्य को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो आइए सुनिए इस उपन्यास को। रेहन पर रघु का अगला भाग, खंड 3, भाग 3 और 4। ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन लगे सोनल को इस घर के एकांत और सन्नाटे के हिसाब से खुद को ढालने में। और जब ढल गई तब मज़ा आने लगा। अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगी। वह 1.5-2 बिस्वे की रियासत की रानी थी, मालकिन। जब चाहे सोए, जब चाहे जागे, जहाँ चाहे उठे बैठे, जैसे चाहे वैसे रहे। घर में ब्रा और चड्ढी में, लुंगी में, गाउन में, नंगी नहाए, उछले कूदे, न कोई देखने वाला न सुनने वाला। जब चाहे जैसा चाहे खाना पकाए न पकाए, उपवास करे, उसकी मर्जी। अगर साथ में यही सास ससुर हों तो यह करो, वह करो, ऐसे करो, वैसे न करो। दुनिया भर के लफड़े, टोका टोकी और बंदिशें। टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फ़ोन है। अगर खुद को व्यस्त ही रखना चाहो तो इनके सिवा भी किताबें हैं, क्लास की तैयारियां हैं, कार है। जहां ज़्यादा नहीं, शाम को फ्रेश होने के बाद सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पर निकल जाओ और लौट कर आओ तो बियर या जिनका एक छोटा पैग और सिगरेट। यह कैलिफोर्निया की आदत है जिसे देर सवेर छोड़नी पड़ेगी इस सड़े गले नगर में, इसे वह जानती है। लेकिन समीर कहाँ है? उसने पापा को फ़ोन किया। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जब वह रिसर्च कर रही थी इतिहास में, तभी समीर से परिचय हुआ था। एक तेज तर्रार आकर्षक युवक, अच्छे खाते पीते घर का। उससे 2 साल सीनियर और राजनीति में पीएचडी। नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने अपने हित को न देखकर किसानों मजदूरों के हित को देखा। उसमें देश और दुनिया और समाज के हर मुद्दे पर लंबी बहस करने और विश्लेषण करने की दक्षता थी। उसने राजनीतिक एक्टिविस्ट होना पसंद किया। उस समय बिहार में ऐसे कई ग्रुप थे। वह उनमें से एक से जुड़ गया और सक्रिय हो गया। वह हफ्ते में एक बार पटना आता और पूरा दिन सोनल के साथ बिताता। उसका सपना था कि वे शादी करेंगे और अपना जीवन किसानों की खुशहाली के लिए समर्पित कर देंगे। साथ साथ सोनल ने जब डैडी से बताया तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि यह जुनूनी दिमाग का फितूर है। बीवी की कमाई और नौकरशाहों के चंदे पर क्रांति करने वाले ऐसे युवकों की भरमार है बिहार में। वे जल्दी ही नाश्ते और चाय पानी के लिए दूसरों को ढूंढते सड़क पर दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे बहकावे में मत आओ। और उन्हीं के समझाने बुझाने पर उसने संजय से शादी तो कर ली, लेकिन समीर को दिल से नहीं निकाल सकी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जब संजय ने उससे बॉयफ्रेंड की बात की तो वह डर गई कि कहीं उसे समीर की दोस्ती की खबर तो नहीं है। उसी समीर की याद आ रही थी उसे। यहाँ आने के बाद से ही
वह सुबह छत पर ढल रही थी कि उसी समीर की याद आ रही थी उसे। यहाँ आने के बाद से ही वह सुबह छत पर टहल रही थी कि D4 के सामने सड़क पर पुलिस वैन दिखाई पड़ी। उसकी नज़र जाने के पहले से खड़ी थी वह वैन। कुछ लोग थे जो भीतर बाहर आ जा रहे थे। लेन के एक नुक्कड़ पर उसका D1 और दूसरे नुक्कड़ पर D4। उसके 2 ही मकान बाद बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने वाली दाई उसी कॉलोनी की थी। जैसे ही वह आई उसने पूछा, दाई, गीता ने जो कुछ बताया वह भयानक था। यह उस कॉलोनी के तीसरी घटना थी, इसी साल की पहली। D4 राय साहब का बंगला था। राय साहब बागवानी के बेहद शौकीन। उनके लॉन में मखमली घास क्या थी, हरे रंग का गलीचा था। उसमें जूते चप्पल पहनकर न वह जाते थे न दूसरों को जाने देते थे। गलीचे के चारों तरफ फूलों और रंग बिरंगी पत्तियों वाले गमले थे। वे दिन भर कैंची चाकू लिए लॉन में ही नजर आते थे, काटते छांटते हुए। हरे रंग की दीवानगी ऐसी कि बंगले पर भी हरा डिस्टेम्पर, यही हरियाली उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर भी रहती थी हमेशा। एक दिन एक फ़ोन आया राय साहब के नाम। इतनी जल्दी क्या है मकान बेचने की, थोड़ा रुक जाते। राय साहब हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन फ़ोन कट गया था। उस दिन उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन हंसी भी आई। फिर हर तीसरे चौथे रोज़ या तो कोई न कोई फ़ोन आता या कोई न कोई मकान के बारे में जानकारी करने चला आता। फ़ोन करने वाला कौन है, कहाँ से कर रहा है, मकान बिकने की बात उसे किसने बताई, राय साहब को पता नहीं चल सका। आने वालों को वे डांट कर भगा देते, फाटक के अंदर घुसने ही न देते। वे कहते कहते थक गए कि खबर गलत है, उन्हें बेचना ही नहीं है। फिर भी ये सिलसिले ख़त्म नहीं हुए। वे परेशान लगा कि पागल हो जाएंगे। वे नींद के लिए तरस कर रह जाते और नींद नहीं आती। दोस्तों मित्रों की सलाह पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। उनके पास कैसे कैसे फ़ोन आते हैं, कैसे कैसे लफंगे आते हैं और कैसी कैसी बातें कर जाते हैं। चौथे दिन जो आदमी मकान की बाबत उनसे पूछने आया, उसकी बातों से राय साहब को लग गया कि पुलिस रिपोर्ट की उसे जानकारी है, लेकिन इसका न तो उसे डर है न खौफ। जिस मानसिक तनाव और बेचैनी में वे जी रहे थे, उससे उन्हें उस दिन मुक्ति मिली जिस दिन अचानक उनके बचपन के मित्र राजा राम पांडे उर्फ भुटेले गुरु आए। भुटेले गुरु अब तो नगर के जाने माने रईस थे, लेकिन थे उनके पड़ोसी गांव के। हाई स्कूल तक उनके साथ गांव पर ही पढ़ चुके थे। कई मोहल्लों में कई मकान थे उनके। वे इधर से गुजर रहे थे कि उन्हें राय साहब की याद आई और पूछते पाछते D4 में चले आए। यार बड़ा शानदार भवन है सुरेश, उन्होंने गेट के अंदर घुसते ही कहा। राय साहब ने उत्साह से उन्हें दिखाया। वे पहली बार आए थे। उन्होंने घर आंगन की तारीफ करते हुए बताया कि इस दौरान भेंट भले न हुई हों, दोनों बेटियों की शादी और भाभी के आकस्मिक स्वर्गवास की खबर उन्हें मिली थी। ड्राइंग रूम में लौटते हुए उन्होंने पूछा, सुरेश तुम्हारा वह बेटा कहाँ है आजकल, जिसका इलाज करा रहे थे? भुटेले जैसे ही सोफे पर बैठे, राय साहब उनके आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। भुटेले भी सोफे से नीचे आ गए और सुरेश राय को बाहों में भरकर सामने दीवान की ओर देखते रहे। दीवान पर गठरी की तरह एक युवक लेटा था। वह टुकुर टुकुर कुतूहल से उन्हें ताक रहा था। दाढ़ी मूछ बेतरतीब बढ़ी हुई थी, चेहरा खुला था, शरीर ढका था। एक सूखी बेजान बाँह लकड़ी की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। लगता ही नहीं था कि धड़ के नीचे कुछ है। यह बोलता तो उस वक्त भी नहीं था, लेकिन यह याद नहीं कि समझता भी था या नहीं। भुटेले ने पूछा।
राय साहब बगैर बोले हिचकी लेने लगे। भुटेले ने सांत्वना देते हुए उन्हें उठाया और सोफे पर अपने बगल में बैठाया। थोड़ी देर बाद राय साहब उठे और अंदर चले गए। जब वे चाय के साथ लौटे तो सहज थे। चाय पीते हुए उन्होंने बताया कि कैसे पेट काट कर गांव की जमीनें बेचकर बैंक से कर्ज लेकर किसी तरह यह घर खड़ा किया और 2 साल पहले रिटायर होने के बाद इसमें आया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किसके लिए घर, बस यह था कि अपना एक घर हो। इसके खड़ा होते होते पत्नी भी चल बसी, लेकिन लगा रहा मैं बिना सोचे कि घर तो हो तो किसके लिए। देख रहे हो इस बेटे को, न चल फिर सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। क्या होगा इसका जब मैं नहीं रहूँगा। जाने किस जन्म की के पाप की सजा दे रहा है भगवान। मैं हूं न, चिंता काहे करते हो। भुटेले ने उनके कंधे पर हाथ रखा। चिंता का तो ये है भुटेले कि 6-7 महीनों से सोया नहीं। जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोगों के रात बिरात फ़ोन आते रहते हैं, धमकी भरे। पता नहीं किसने उड़ा दिया है कि सुरेश राय अपना घर बेच रहे हैं। नतीजा यह कि गुंडे मवाली तक घर के अंदर घुसे चले आ रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि जितने में बेचोगे उतने में 2 कमरों का फ्लैट भी ले सकते हो और बाकी के सूद से 20-25 साल चैन से काट भी लोगे। पूछो कि तुम हो कौन, तो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी हमारी, डील तुम कर रहे हो, बिना यह पूछे कि तुम बेच भी रहे हो या नहीं। दलाल साले, हिम्मत तो देखो उनकी। अगर आज नरेश सही होता तो यह नौबत नहीं आती। भुटेले गंभीरता से सब कुछ सुनते रहे और सोचने विचारने के बाद बोले, ऐसा है सुरेश, मैं 2-3 दिन के अंदर एक दरबान या आदमी भेज देता हूँ। बड़े भरोसे का आदमी है, वह तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। ठीक 3रे दिन सचमुच आदमी आया और राय साहब की चिंता खत्म हो गई। न कभी फ़ोन आया और न गुंडे मवालियों का साहस हुआ कि आसपास कहीं दिखाई पड़े। लेकिन जो होनी थी वह होकर रही। 3 महीने बाद रात दिन पूरे घर की देखभाल करने वाला दरबान रात भर की छुट्टी लेकर भतीजी की शादी में अपने गांव गया हुआ था और इधर उसी रात यह हादसा हो गया। उसी पलंग पर लेटा राय साहब का बेटा टुकुर टुकुर ताकता रहा और उनका कत्ल हो गया। भुटेले गुरु इस हादसे के 2 दिन पहले से अस्पताल में थे, रूटीन चेकअप के लिए। दरबान ने ही उन्हें खबर की थी। वे अस्पताल से सीधे अपनी गाड़ी में आए। दरवाजे पर खड़ी भीड़ को वहां से हटाया बढ़ाया, डांटा डपटा और अंदर जाकर पुलिस से जानकारी ली। फिर उस कमरे में गए जहां बिस्तर पर राय साहब लेटे थे। वहीं बगल में एक तख्त पर उनका बेटा भी था जो निश्चल पड़ा था, मूक दर्शक, हादसे का चश्मदीद बेबस गवाह। वे पुलिस के साथ अंदर गए थे, उसी के साथ लौट भी आए। बाहर अटकलों की कानाफूसी चल रही थी। या तो मुंह और नाक पर तकिया दबाकर मारा गया है या गला दबाकर। शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं, हाथापाई का कोई चिन्ह नहीं, बिस्तर पर कोई सिलवट नहीं। तकिया पर महज खून का छोटा सा धब्बा था जो नाक और मुंह से निकला था। लाश जब पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी तो सोनल अपने गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। कॉलोनी में मकान कब्जा करने की 3री घटना। घर में तो यह भी अकेली थी। विश्वविद्यालय आने जाने का समय अनिश्चित। किसी दिन दोपहर से पहले क्लासेज, किसी दिन दोपहर बाद। घर में कोई नहीं। दिन में तो चोरियां भी हो सकती थी, लेकिन रात में तो हत्या तक संभव है। इस कल्पना से ही उसे कंपकपी छूट आई। आंखों में उसने उतरने वाली सिरहन पूरे बदन में फैल गई। वह इसी उधेड़ बुन में पूरे दिन पड़ी रही। नौकर
न हिल मिल रहे थे, न रखना मुनासिब था। नौकरानी झाड़ू बुहारू पोछा से आगे के लिए तैयार नहीं। बार बार उसका ध्यान जा रहा था ससुराल पर। रात में उसने पहाड़पुर का कोट ढूंढा और फ़ोन किया। पापा, मैं सोनल आ रही हूँ कल आप दोनों को लेने के लिए, तैयार रहिए, नहीं कुछ नहीं सुनूंगी, मम्मी को फ़ोन दीजिए। भाग 3 खत्म। भाग 4। शीला को सोनल ने वह मान सम्मान दिया जो कोई बहू क्या देगी अपनी सास को। सुबह शाम मम्मी, दोपहर रात मम्मी, घर में मम्मी, बाहर मम्मी, बस हर तरफ मम्मी की गूंज। जबकि शीला सोनल के साथ आई थी लोक लाज के कारण, इस कारण से कि न जाए तो बेटा उनके बारे में क्या सोचेगा, कि जिस बेटे के सहारे बुढ़ापा काटना है उसकी औरत की कैसे न सुने तो वह उनकी क्यों सुनेगा। लोग अपने बच्चों का भविष्य क्यों संवारते हैं? इसलिए कि उनके भविष्य में उनका अपना भविष्य भी छिपा रहता है। कायदे से देखा जाए तो वे उनका नहीं अपना ही भविष्य संवारते हैं। इसी संवरे हुए भविष्य में कदम रखा था शीला ने और खुश थी। जिस लड़की से कोई पूर्व परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, यहाँ तक कि न अपनी जात की, न कुल की, न संस्कार की, वह शीला के पीछे मरी जा रही थी। मम्मी चाय पी, मम्मी नाश्ता किया, मम्मी नहा लिया, मम्मी खाना खाया, मम्मी कोई ज़रूरत। इतना ध्यान उनकी बेटी सरला ने भी नहीं दिया था उनका। सोनल ने पहले उन्हें पूरा घर दिखाया, ड्राइंग रूम, उससे सटा कमरा, अपना कमरा, आंगन, फिर वह कमरा जिसमें पापा मम्मी रहेंगे, फिर किचन और स्टोर, फिर पिछवाड़े का हिस्सा जिसमें नौकर चाकर के लिए टिन के शेड का खुला कमरा, फिर ऊपर ले गई छत पर और देर तक मम्मी को टहलाती रही कि लोग देख और जान लें कि वह अकेली नहीं है घर में। यह घर और इस घर में वह सब कुछ था जिसके बारे में शीला ने सोचा नहीं था। उसे रात भर नींद नहीं आई। कारण जो रहे हों, कारण नई जगह भी हो सकता है। चौड़ा डबल बेड थी, गद्देदार बिस्तर भी, वह सुख भी जो अचानक उसके जीवन में आ गया था। वह घर में आई नहीं थी, प्रवेश किया था। यही कहा था सोनल ने और अच्छी से अच्छी डिशेस तैयार करके खिलाया था। शीला की खुशी बार बार उसकी आंखों में झलक आ रही थी और इन आंसुओं में और कुछ नहीं, पहाड़पुर का खपरेलों वाला घर था, उसके बेटे बेटी थे और वह दुख थे जो उसने जीवन भर सहे थे। सहसा उसे याद आया कि संजय के बारे में न उसने कुछ पूछा, न सोनल ने अपने से कुछ बताया और दूसरी ही बातें करती रही अब तक। अगले 2-3 दिनों में शीला ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली। खाना बनाने वाली महाराजिन अब तक नहीं मिली थी और वह बैठे बैठे करती क्या दिन भर। सुबह चाय और दोपहर रात का खाना उसने अपने जिम्मे ले लिया। तकलीफ केवल इतनी थी कि बात करने के लिए अभी तक कोई नहीं मिला था। D4 की घटना ने हर कॉलोनीवासी को अपने अपने घर में रोक रखा था। वे सभी शायद डरे हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि वे मकान छोड़ें तो लौट कर घुसना मुश्किल हो जाए। इन्हीं वजहों से पार्क भी खाली पड़ा था। न कोई औरत, न कोई मर्द। 3-4 दिनों तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, सर्विस करने वालों को छोड़कर। शीला झाड़ू पोछा करने वाली महरी के पीछे पीछे घूमती रहती और बात करती रहती। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनों की शादी हुई है, दामाद क्या करते हैं, कितनी बहुएं हैं, कौन वाली साथ रहती है, स्वभाव कैसा है, सेवा करती है या नहीं, बेटे ध्यान देते हैं या नहीं, अभी कोई पोता पोती है कि नहीं। कुछ सुनती, कुछ अपना सुनाती। इस दौरान सोनल अपना काम करती, पढ़ती लिखती और नहीं तो कंप्यूटर के माउस से ही खेलती या कुछ टाइप करती। इस बीच शीला 2 बार बहू से दुखी हुई। वह जग जाती थी भोर में
4 बजे और सोनल सोती रहती थी 8 बजे तक। उसने उसे जगाने का एक तरीका निकाला। उसने सुबह 6 बजे चाय तैयार की और उसे जगाया। सोनल सोई रही और उसने उठने पर ठंडी चाय सिंक में उडेल दी। फिर अपने लिए अलग से नींबू की चाय बनाई। शीला देखती रही। दूसरे दिन उसने नींबू की चाय बनाई, थोड़ी देर से, यानी 7 बजे। उस दिन भी यही हुआ। सोनल ने कहा, मम्मी मेरी चाय रहने दिया करें आप, जब उठूंगी तब बना लूंगी मैं। उसे अच्छा नहीं लगा। अपनी आदत के खिलाफ वह किसी तरह जब्त करके रह गई। यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन एक दूसरे प्रसंग से तो जैसे उसका मन ही उचट गया। होता यह था कि शीला सुबह रात की बची रोटी या पराठे और सब्जी का नाश्ता करती थी। सोनल ने देखा तो बिगड़ी। नहीं मम्मी, यह नहीं चलेगा। आप वह खाएंगी जो मैं खाऊंगी, टोस्ट, बटर, दलिया, दूध, फल, वह सब नहीं। ठीक। शीला के दिमाग में सवाल उठा कि रोज रोज जो बासी रोटियां यहाँ पराठे बच जाते हैं उनका क्या हो। उसे महरी गीता की याद आई। वह भी आते ही शीला को माताजी माताजी बोलती थी। काम धाम खत्म करके गीता जब चलने जाने लगती तो वह रोक कर उसे खिला देती थी। सब्जी न रहने पर कभी चाय दे देती, कभी अचार। सोनल को पता क्या चला, उसने गीता को एक कोने में बैठकर खाते हुए देख लिया। मम्मी, गीता के जाने के बाद सोनल बोली, आप क्यों आदत बिगाड़ रही हैं उसकी। शीला ने समझने की गरज से बहू की ओर देखा। उसकी शर्तों में चाय नाश्ता नहीं था, 500 महीना और साल में 2 बार साड़ियाँ, बस। लेकिन मैं चाय नाश्ता कहाँ देती हूँ। जो कुछ बचा खुचा रहता है सधा देती हूँ। फेंकने या कुत्ते बिल्ली को खिलाने से अच्छा है कि किसी के स्वार्थ आ जाए। यही तो, कुत्ते बिल्ली को भले खिला दें, उसे न दें, यही कहना है मेरा। अरे यह कैसी बात कर रही हो तुम। फटी आंखों बहू को ताकने लगी शीला। नहीं, बुरा मत मानिए, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कल आप कहीं और चली जाएं, यहाँ न रहें। वह हमसे भी यही उम्मीद करेगी और हम नहीं दे पाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, ठीक से काम नहीं करेगी, है ना। सब ठीक, लेकिन यह बात मेरे गले नहीं उतर रही कि कुत्ते बिल्ली को खिला दें लेकिन उसे न खिलाएं। मम्मी, वह आपकी प्रजा नहीं है, नौकरानी है, प्रोफेशनल। उसका पेट रोटी पराठे से नहीं, पैसे से भरेगा। यही नहीं, आप उससे बातें करेंगी और वह सिर चढ़ जाएगी। कल जब आप किसी बात के लिए उसे टोकेंगी वह लड़ बैठेगी। उसे आप वहीं रहने दें जो है, आए अपना काम करे और रास्ता नापे। शीला सिर झुकाकर या झुकाए चुपचाप सुनती रही और उठ खड़ी हुई। लेकिन मैं अन्न का अपमान नहीं होने दूंगी। उसे नहीं खिलाऊंगी तो खुद खाऊंगी। आप बुरा मान गई। नहीं, समझा मेरी बात को। समझ लिया। कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी बीए हूँ अपने समय की, ठीक है, लेकिन मैं बासी तो न खाने दूंगी। कल ही आप कहेंगी कि मुझको बासी खिलाती थी, तो मेरा भी सुन लो, मैं अन्न को ऐसे फेंकने न दूंगी। वह बहस तभी खत्म हो सकती थी जब उन दोनों में से कोई चुप हो जाए या वहाँ से हट जाए। आखिर सोनल किसी काम के बहाने वहाँ से चली गई। शीला कुछ देर बैठी रही। उसे लगा कि बहू नकचढ़ी ही सही नहीं, सिर चढ़ी भी है। पैदा करती तब उसे अनाज का मूल भी पता चलता। माँ बाप की इकलौती औलाद, जात की लाला, खेत खलियान से मतलब नहीं। उसे क्या मालूम अपनी फसल का सुख दुख। वह घर के पिछवाड़े गई जहाँ रघुनाथ बाहर से घूम कर आए थे और नहाने जा रहे थे। उसने जैसे ही शुरू किया वैसे ही रघुनाथ ने टोका। सही कहा उसने, बहू को सुनने और उसके साथ रहने की आदत डालो। क्या तुम्हारा भी यही कहना है? नहीं, मेरा यह नहीं कहना है। मेरा यह कहना है कि जिसके घर में रहती हो, उसका खाती हो, पहनती हो, उसे अनसुना मत करो। वह करो जो वह चाहती है। राशन मैं लाई हूँ, चाय नाश्ता मैं बनाती हूँ, खाना मैं पकाती हूँ, जो कोई आता है उसे उठाती बिठाती मैं हूँ और मेरी कोई वक़्त ही नहीं। अच्छा जाओ तुम यहाँ से, जो करना है करो, झुल्लाकर रघुनाथ बोले और बाथरूम में चले गए। मैं नहीं रहूँगी यहाँ,
मुझे गांव पहुंचा दो, और नहीं पहुंचाओगे तो खुद चली जाऊंगी। बाथरूम के अंदर से ही रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे बहू से तो पूछ ले, अपने से नहीं आई हो तुम, वही लाई है। कैसे है वह गाना? उन्होंने नल खोल दिया और गाना शुरू किया। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, अभी ज़रा नहा तो लूँ, अभी ज़रा न नू 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 नू। शाम को 4 बजे के आसपास सरला का फ़ोन आया, बहुत दिनों बाद, काफ़ी दुखी और शिकायती स्वर में। उठाया शीला ने ही। सोनल कॉलेज गई हुई थी, घर पर वही थी। इससे पहले उसने 2-3 बार गांव पर फ़ोन किया था। उसकी बदकिस्मती से रिसीवर उठाया था रघुनाथ ने, और उसका नाम सुनते ही बिना पूछे या बोले रख दिया था। इसका चर्चा भी नहीं किया था शीला से। माँ, अब तो आ सकती हो मेरे यहाँ, ऐसे क्यों बोल रही हो सरला? सिरला शीला रुआंसी हो उठी। मैंने शादी नहीं की माँ, पापा से भी बोल देना, चाहे तो वे भी आ सकते हैं। उनकी बात नहीं जानती, लेकिन मैं तो तैयार बैठी हूँ, जब कहो तब आ जाऊँगी। ठीक है, अगले 10-15 दिनों के भीतर कोई व्यवस्था करती हो। लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? हम तो मान चुके थे कि हो गई होगी। माँ, मैंने सोच लिया है, भगवान और ब्याह के बिना भी जिया जा सकता है, रहा जा सकता है। किसी बात की फिक्र मत करना, ठीक? सरला ने रिसीवर रख दिया। शीला जहाँ की तहाँ खड़ी, उसकी समझ में नहीं आया कि यह अच्छा हुआ या बुरा। उसने रघुनाथ को सूचना दी। रघुनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि इससे तो अच्छा था कि वह शादी ही कर लेती। भाग 4 समाप्त। यह भाग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। धन्यवाद।